ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Today I am going to discuss about the ecology. बच्चों, इकोलॉजी के 4 चैप्टर हमारे रह गए हैं बायोलॉजी में, हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना? नहीं तो क्रैश कोर्स के चक्कर में हमारे ये जो रह जाएंगे क्वेश्चन तो काफ़ी हम लोगों को दिक्कत होगी, है ना? तो इसको हम लोग डेली जो है हाफ एन आवर स्टडी करेंगे। क्लियर? हाफ एन आवर स्टडी करेंगे बच्चों, ताकि जो है ये चीज़ें हम लोगों की बहुत जल्द जो है खत्म हो जाए। ये चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर हमारे बच्चों के बहुत फास्ट ज्वाइन करिए बच्चों। बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। कंपटीशंस हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। एबायोटिक फैक्टर की बात कर ली थी हम लोगों ने, पॉपुलेशन भी पढ़ लिया था, है ना? और हम लोगों ने जो है ग्रोथ मॉडल भी पढ़ लिया था। आज हम लोग कंपटीशन पढ़ेंगे। वालेकुम अस्सलाम तरहम, बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। आज ये बच्चों शुरू करते हैं। ठीक, कंपटीशन पढ़ना है आज हम लोग। सोहेल अख्तर, हेलो सर, हाय हाय बच्चों। अमीन फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उन लोगों को थोड़ा सा जो है ज़्यादा क्लासेस हमें लेनी पड़ रही है। हमारे 3 चैप्टर बेटा इकोलॉजी के रह गए हैं, नॉर्मल जो लेक्चर हमारे हो रहे थे। इसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस पे, क्रैश कोर्स पे, ठीक है ना? तो 3 चैप्टर जो हमारे रह गए इसको हम लोग शुरू करते हैं। कंपटीशन से आज पढ़ाना था, है ना? तो हम लोग बच्चों कंपटीशन की बात करते हैं। अब कंपटीशन में हम लोगों ने देखा था कि कंपटीशन में बच्चों दोनों स्पीशीज का क्या होता है, घाटा होता है ना? 2 स्पीशीज आपस में फाइट करते हैं तो दोनों का जो है नुकसान होता है। बेटा अभी बस आफ्टर 20th जून, ठीक है ना, वी लॉन्च द नेक्स्ट बैच फॉर 2022, ठीक? तो कंपटीशन की अगर बात करते हैं बच्चों, डार्विन साहब ने क्या कहा था? When Darwin spoke of the struggle for existence, डार्विन साहब ने किसकी बात की थी बच्चों? Struggle for existence and survival of the fittest in nature. नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जो फिट हो, ठीक है ना, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को सरवाइव करे। लेकिन डार्विन साहब ने बात की थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। किसकी बात की थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात की थी डार्विन साहब ने, ठीक? तो कंपटीशन में क्या होता है बच्चों? डार्विन स्पोक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ही वाज कन्विंस्ड दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब एक होता है बच्चों इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक, ठीक है ना? अगर सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा, सेम स्पीशीज के बीच में, तो हम लोग बोलते हैं बच्चों इंट्रा। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है ना? अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा तो हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है? तो कंपटीशन जो है कैसे हैं बच्चों? इंटर स्पेसिफिक है और इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक? इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो डार्विन साहब ने he convinced that inter-specific competition is a potent force of organic evolution. Potent force of organic evolution. ठीक है, ये याद रखिएगा। उन्होंने बात की थी बच्चों इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है ना, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है इंटरेक्शन होता है। It is generally believed that competition occur when closely related species compete for the same resources. जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो है नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन होगा वो नीट वाले बच्चों से ही होगा, है ना?
ऐसा नहीं है कि आपका कंपटीशन जो है वो जेई वाले बच्चों से हो या एनी अदर एग्जाम जो बच्चे दे रहे हो उनसे हो, है ना। जो कंपटीशन आपका होगा वो क्या होगा, यानी इस वक्त क्लास बेटा नॉर्मल रेगुलर क्लासेस जो हमारा बैच चल रहा है उनमें इकोलॉजी बाकी रह गई है, वो हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। इकोलॉजी के 3 चैप्टर जो है, नहीं टाइम चेंज नहीं हुआ बेटा, ये हमारी जो नॉर्मल डेली क्लासेस चल रही थी, क्रैश कोर्स के चक्कर में थोड़ा सा क्लासेस हमारी जो है पीछे हो गई थी, ये अलग क्लास है, ठीक है ना। ये रेगुलर हमारी क्लासेस जो हो रही थी ये हमारी क्लास चल रही है, ये कोई उससे रिलेटेड नहीं है। हमारा इकोलॉजी ही बस टॉपिक रह गया है जो कंप्लीट नहीं हुआ, वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ अपने पुराने बच्चों का जो हमारे साथ जो है सन 2020 से ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये क्लासेस है, बाकी आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशंस अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड, इसमें क्लोजली रिलेटेड यानी ये नहीं कि जो है किसी और का, जैसे आप लोग, मैंने कहा कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कंपटीशन नीट वाले बच्चों से होगा, ऐसा नहीं कि जेई वाले बच्चों से होगा, है ना। और उस बात क्या कह रहे हैं कि सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग, क्योंकि आपका जो है कंपटीशन तब है क्योंकि सीट लिमिटेड है बेटा। अगर सीट लिमिटेड ना होती तो आपका कंपटीशन ना होता, है ना। अगर सीट ना होती लिमिटेड तो कंपटीशन होता, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब इसमें कौन सरवाइव करेगा, जो स्ट्रांग होगा वही सरवाइव करेगा, जो स्ट्रांग नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट इंटायरली ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा भी देखा गया है कि जो कंपटीशन होता है वो अनरिलेटेड स्पीशीज के साथ भी होता है, ठीक है ना, अनरिलेटेड स्पीशीज के साथ भी होता है। फर्स्टली द टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड आल्सो कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज, ठीक। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगो, ठीक, फ्लेमिंगो रेसिडेंट ऑफ फिशेस कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड, अपने कॉमन फूड के लिए क्या करती है बच्चों, द जू प्लैंक्टन इन द लेक। ये फ्लेमिंगोस क्या है बच्चों, ये बर्ड है, फ्लेमिंगोस क्या है, ये बर्ड है जो कंपटीशन करती है किससे, दूसरी स्पीशीज के साथ, ठीक है ना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। साउथ अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोस एंड रेसिडेंट ऑफ फिशेस कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड, इसके लिए जू प्लैंक्टन के लिए। इस जू प्लैंक्टन को खाने के लिए जो है फिश भी तैयार होती है और फ्लेमिंगोस भी। फ्लेमिंगोस क्या है, बर्ड है। ये जो फ्लेमिंगोस है बच्चों, ये क्या है, फ्लेमिंगोस बर्ड है। यानी एक बार यहाँ पे देखी गई कि जो कंपटीशन होता है वो दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है ना, एनी अदर स्पीशीज के बीच में भी हो रहा है। अब बर्ड जो है और फिशेस दोनों जूप्लैंक्टन को खाने के लिए तैयार है ना, दोनों जूप्लैंक्टन को क्या कह रही है, सोच रही है खा लें, तो इन दोनों में कंपटीशन देखने को मिला। सेकेंडली the resources need not be limiting for the competitions to occur in interference competitions, क्या कह रहा है, interference competition। अब यहाँ पे देखिए, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा है, कह रहा है कि the feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species, ठीक। मान लो कोई खा रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे जो खा रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं, खुद तो खाते ही नहीं है। टाइम चेंज सर, नहीं बेटा टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, ये बेटा रेगुलर क्लासेस जो हमारे बच्चों की हो रही थी, जो पिछला वो इकोलॉजी टॉपिक रह गया था तो वो हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है ना। टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम सेम है, वही टाइम रहेगा क्रैश कोर्स का, जुनून बैच का, ठीक है। ये हमारा रेगुलर बैच है। कह रहा है कि द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग, यानी जो डिस्टर्ब कर रहा है इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, यानी ये खा रहा है तो उसको खाने नहीं दे रहा है, ठीक। इवन इफ रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस आर अबंडेंट, जबकि खाना पीना बहुत ज्यादा अवेलेबल है, एक स्पीशीज खाना चाह रही है लेकिन दूसरी स्पीशीज उसको डिस्टर्ब कर रही है, उसको खाने नहीं दे रही,
ठीक है ना, खाई नहीं दे रही। Therefore, competition is a best defined as process in which the fitness of one species measured in terms of its R intrinsic rate of natural increases। R क्या बताया था? Intrinsic rate of increases significantly and lower in the presence of another species। ठीक है ना, यानी एक स्पीशीज की फिटनेस ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। जिसकी फिटनेस ज्यादा होगी वो सरवाइव करेगा, जिसकी फिटनेस ज्यादा नहीं होगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as गॉस ने क्या कहा बच्चों? गॉस का एक्सपेरिमेंट क्या था? गॉस ने कहा कि गॉस एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन रिसोर्सेज। गॉस ने क्या कहा था कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, द कंपैटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। वही बातें सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से कही थी। डार्विन ने इसको अलग तरीके से कहा, गॉस साहब ने अलग तरीके से कहा। गॉस साहब ने कहा कि when resources are limited, जब resources limited हो, competitively superior species, जो superior है वो जीतेगी। ये दुनिया का कानून है बेटा कि जो superior होता है वही जीतता है। ठीक है ना, superior species eventually eliminate the other species। जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा नीचे वाले को दबाता है। सर इकोलॉजी तो सिलेबस में शेड्यूल नहीं है। नहीं बेटा, ये जो है हमारा रेगुलर बैच चल रहा है। क्या है? ये रेगुलर बैच चल रहा है बेटा। ये जुनून बैच से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे रेगुलर बैच पहले वाले थे उनकी क्लासेस इकोलॉजी बस टॉपिक रह गया है, वो हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा? सुपीरियर स्पीशीज एलिमिनेट कर देगी अदर स्पीशीज को, बट एविडेंस फॉर सच कंपैरिजन exclusion occurring in nature is not always conclusive। ठीक, strong and persuasive circumstantial evidence that exists, however in some cases the Abingdon tortoise, ये बेटा याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन गैलापागोस आइलैंड बिकॉज ये क्या हो गए थे? जो एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे आफ्टर गोट्स वेर इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये ग्रास लैंड था बच्चों, गैलापागोस आइलैंड था, इसमें ग्रासेस बहुत ज्यादा थी। ग्रासेस बहुत ज्यादा होने के कारण जो टार्टोइस थे, टार्टोइस इसमें छिप जाते थे। टार्टोइस क्या करते थे? प्रोटेक्शन, टार्टोइस को प्रोटेक्शन मिल जाता था। लेकिन जब इसके अंदर गोट इंट्रोड्यूस कर दी गई, क्या बच्चों? गोट जब इंट्रोड्यूस कर दी गई तो गोट ने क्या किया? सारी के सारी ग्रासेस जो है गोट खा गई, है ना। ये क्या है? गोट है। तो गोट सारी ग्रासेस खा गई। अब टार्टोइस जो है दिखने लगे। जब टार्टोइस दिखने लगे तो उसने क्या किया? सारे के सारे टार्टोइस धीरे धीरे क्या होने लगे? इनकी डेथ होना शुरू हो गई। ठीक है ना। तो टार्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विदिन अ डिकेड आफ्टर गोट्स। आफ्टर गोट्स किसके इंट्रोड्यूस करने के बाद बच्चों? गोट के इंट्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है ना। apparently due to their greater browsing efficiency, बहुत तेजी के साथ उसने सारी घास खा ली। ठीक है ना। जब जिससे ये टार्टोइस दिखने लगे और वहां के आसपास के लोग इसको पकड़ के भी ले जाने लगे टार्टोइस को। ठीक, हाँ, नाइस गोट नहीं। ठीक, समझ गए? अब देखिए आगे क्या होता है। Another evidence of occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release। कहाँ से बच्चों इसका मतलब क्या है? competitive competitive release। A species whose distribution is restricted to a small geographical area, small geographical area because of the presence of competitively superior species। जैसे मान लो ये बच्चों एक एरिया है, इस एरिया में लायन रहता है, लायन रहता है और यहाँ पे आप लोग रहते हैं।
और यहाँ पे आप लोग रहते हैं, यहाँ पे आप लोग रहते हैं और यहाँ पे लाइन रहता है। तो आप बताइए, आप यहाँ जाएंगे, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ए, तो आप बताइए बी वाले रीजन में जाना पसंद करेंगे? आप बी वाले रीजन में जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन सुपीरियर है आपसे, वो खा जाएगा आपको। तो आपका एरिया क्या हो गया? आपका एरिया एक स्पेसिफिक हो गया, आप एक पार्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे, है ना। आप डर गए सुपीरियर स्पीशीज से कि कहीं ना वो मुझे खा जाए। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि स्पीशीज whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found expand its distribution range dramatically when competing species expand totally removed। अगर इसको हम रिमूव कर लें, है ना, अब आपका एरिया तो इतना ही रहेगा, है ना, ये सुपीरियर स्पीशीज है, इसका एरिया बहुत रहेगा। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो आपका एरिया एक्सपेंड कर जाएगा। अगर मैं वहां से लाइन हटा दूं तो आप यहाँ आना शुरू कर देंगे। अगर मैं लाइन को यहाँ से हटा लेता हूं तो आप यहाँ आना शुरू कर देंगे, है ना। इसका मतलब कि जब हम सुपीरियर स्पीशीज को हटाते हैं तो आप वहां आना शुरू कर देंगे, आपका एरिया एक्सपेंड हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए बढ़िया बात लिख रहा है कि कॉर्नेल एलिगेंट field experiments shows that on the rocky sea coast of Scotland, कहाँ बच्चों? rocky sea coast of Scotland, larger and competitively superior barnacle, ऐसे याद रखिएगा, barnacle बड़ा, B से barnacle, B से बड़ा बच्चों, ठीक है ना। Balanus dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacle Chathamelus from that zone। ठीक, Cornell field elegant experiment shows that rocky sea coast of Scotland larger and competitively superior barnacle Balanus dominates the intertidal area excludes the smaller कौन है बच्चों? Chathamelus को क्या किया? रिमूव कर दिया इस जोन से। यानी एक सुपीरियर था, सुपीरियर वाले ने इंफीरियर को हटा दिया। अमीन फादम, मेरा नेट सही नहीं चल रहा है, वीडियो रुक जा रही है। वीडियो तो क्लियर है बेटा, वीडियो तो क्लियर है, ऐसा नहीं, वीडियो क्लियर है, हम भी देख रहे हैं बेटा, यहीं से वीडियो क्लियर है। और हम समझ सकते हैं बेटा, सबका नेट जो है 3-3 क्लास करने के बाद जो है खत्म हो जाता है, इसलिए डेली हम 30 मिनट ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ओनली 30 मिनट ही हम लोग पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप लोग बिल्कुल जो है थक चुके होते हैं। बस यही हम पढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। इन जनरल herbivores and plants appear to more adversely affected by competition than carnivores। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरल herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than carnivores। यानी कंपटीशंस में बच्चों हर्बिवोरस और प्लांट्स का बहुत ज्यादा नुकसान होता है देन कार्निवोरस, ठीक है ना। चलिए, अब गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉस का नियम पढ़िए। गॉस ने क्या कहा था बच्चों? इन्होंने कहा कि स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। यानी सारे साइंटिस्ट ने वही बातें कही और सभी ने उसको मतलब अलग अलग तरीके से कही, सेम बातें एक तरीके से कही गई है ना। तहशु जाफरी बेटा, ये रेगुलर बैच की क्लास है, ये क्रैश कोर्स की नहीं है, ये हमारा रेगुलर बैच में इकोलॉजी हमारा टॉपिक रह गया, वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, ये उसका कोई रिलेशन क्रैश कोर्स से नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो उन्होंने भी यही बात कहा कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशंस कर रहे हैं तो सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट, यानी वो एक साथ नहीं रह सकते, एंड कंपैरेटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। जो इंफीरियर है वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। दिस मे ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये कब सही है? जब रिसोर्सेज क्या है बच्चों? लिमिटेड है।
बट नॉट अदरवाइज, लेकिन ठीक। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशंस अबाउट कंपटीशंस व्हाइल दे डू नॉट रूल आउट द occurrence of inter-specific competitions in nature। inter-specific का मतलब different species के बीच में। They point out that species facing competitions might evolve mechanisms that promote coexist rather than exclusion। यानी वो एक साथ रहेंगी लेकिन वो अपने बिहेवियर में चेंज कर लेती हैं। किसमें चेंज करती हैं? बिहेवियर में चेंज करती हैं, ठीक है ना। वन सच मैकेनिज्म रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग अभी देखिए बहुत जबरदस्त ये जो है एग्जाम्पल है जो हम पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दे कुड अवॉइड कंपटीशन। ये कंपटीशंस आपस में नहीं करेंगी क्योंकि अपने बिहेवियर में चेंज करती हैं। By choosing for instance different times of feeding or different for aging pattern। यानी मैं कहूंगा कि ये feeding behavior change, behavioral change और मैंने बताया था behavioral change, behavioral adaptation और किसने किया था? ये मैं पढ़ा चुका हूं, कौन बताएगा? behavioral adaptation किसने किया था? एग्जाम्पल कोई बता सकता है behavioral adaptation का? जी शबीना बेटा बताओ। मैंने बताया डिजर्ट लिजर्ड आल्सो एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन। डिजर्ट लिजर्ड, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, एक ही पेड़ पर रहते थे। मैक ऑर्थर साहब ने कहा शोज दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कौन कितनी बच्चों? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वार्बलर्स, क्या नाम है? वार्बलर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री, एक ही पेड़ पर रहते थे, एबल टू अवॉइड कंपटीशंस, ये आपस में कंपटीशन को अवॉइड करते थे एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फॉर एजिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। क्या नाम था बच्चों? वार्बलर्स नाम था, ठीक। मैक ऑर्थर साहब ने कहा कि एक पेड़ पे 5 चिड़िया रहती थी और ये लोगों ने आपस में कंपटीशंस को अवॉइड करते हुए अपना खाना, अपना भोजन अलग अलग समय पे किया, जिससे इनके बीच में कंपटीशन नहीं हुआ। यानी एक साथ रहते थे लेकिन अपने फीडिंग पैटर्न में चेंज किया कि अगर तुम सुबह में जा रहे हो तो हम चले जाएंगे जो है दोपहर के में, अगर आप जो है दोपहर में जा रहे हो तो हम चले जाएंगे इवनिंग में, है ना। तो इस तरीके से जो है अपना पैटर्न चेंज किया इन लोगों ने और अवॉइड किया कंपटीशन को। किसने कहा था? मैक ऑर्थर साहब ने। मैक ऑर्थर का देखो, इसको आप अगर भूल जाएं तो ऐसे याद कर सकते हैं। देखो मैक ऑर्थर, इनका एम जो है इसको उल्टा कर दो तो बन जाएगा W, है ना। तो वार्बलर्स थे, कौन सा? वार्बलर्स, याद रहेगा। मैक ऑर्थर, एम का W उल्टा कर दो, एम क्या बन जाएगा? W, ठीक है ना बेटा। ये इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ, हजरतगंज लखनऊ में है, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, हर साइंटिस्ट का मैच करता है, ठीक है ना। हर साइंटिस्ट का मैच करता है, इस वजह से मैं एक बार और इसको बताता हूं आपको। फटाफट देख लो एक बार। कंपटीशन क्या है बच्चों? डार्विन साहब ने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइव द फिटेस्ट इन नेचर। वही सर्वाइव करेगा जो क्या होगा? फिट होगा, ठीक है ना। जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, कमजोर लोग की जगह नहीं, ठीक। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? he was convinced that inter-specific competition is an important force of organic evolution, generally believed that competition occur when closely related species competing for the same resources। इन्होंने कहा कि हम लोग यही समझ रहे थे लोग कि कंपटीशन जो होता है सेम रिलेटेड स्पीशीज के बेस में होता है, ठीक है ना। लेकिन देखा गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी आपस में कंपटीशंस करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि फ्लेमिंगोस क्या है बच्चों? बर्ड है जो कंपटीशंस करती है फिश के साथ कंपटीशंस करती है, किसको खाने के लिए? ज़ूप्लैंक्टन को खाने के लिए।
तो ये बर्ड अलग है, फिश अलग है ना। ये दोनों में अभी कंपटीशन हो रहा है किसको खाने के लिए, फिश को खाने के लिए। ठीक, इसके बाद इन्होंने फिर क्या कहा बच्चों, क्लियर। अब उसके बाद आते हैं बच्चों सेकेंडली क्या है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन में क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक खाएगा दूसरा डिस्टर्ब करेगा, एक खाएगा दूसरा डिस्टर्ब करेगा, हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। एक खाएगा दूसरा डिस्टर्ब करेगा, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना जो है। तो क्या कहा इन्होंने इंटरफेरेंस कंपटीशन में बच्चों, the resources बहुत हैं। Competition is best defined as a process in which the fitness of one is measured in terms of R intrinsic rate में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है ना। फिर गॉस साहब ने क्या कहा बच्चों, गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट जब किया तो कहा कि when resources are limited, जब resources limited हो, competition of superior species हमेशा अपनी inferior को क्या करेगी, हटा देगी। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि एबेंडोन टार्टवाइज गैलापागोस आइसलैंड में जब हम लोगों ने गोट को इंट्रोड्यूस किया तो गोट की ब्राउजिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि सारी की सारी ग्रासेस को वो खा गई। जब सारी की ग्रासेस को खा गई बच्चों, तो जो टार्टवाइज से दिखने लगे, आसपास के विलेज के लोग उसको उठा ले गए, वो अपने आप को प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, छुपा नहीं पाए। ठीक, मेरी गोट भले ही थोड़ा सा खराब बनी हो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ाया आपको बच्चों ये competitive release। अब a species whose distribution is restricted, ठीक है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। वो क्यों, क्योंकि सुपीरियर स्पीशीज उनके आसपास है, तो सुपीरियर स्पीशीज को डर के इंफीरियर स्पीशीज की पॉपुलेशंस या एरिया में वो फैल नहीं पाती है। लेकिन अगर हम सुपीरियर स्पीशीज को हटा दें तो इंफीरियर वाली भी जो है मैक्सिमम एरिया को कवर कर जाएगी। क्लियर, जिसमें एग्जांपल यही है बच्चों, देखो चैथामेलस छोटा, ऐसे याद रखना, चैथामेलस छोटा है ना, बर्नैकल्स बड़ा, बर्नैकल बड़ा, चैथामेलस छोटा, बर्नैकल बड़ा, चैथामेलस छोटा, तो कौन किसको हटाएगा, बड़ा वाला छोटे को हटाएगा। क्लियर। फिर गॉस साहब ने क्या कहा, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट। इन्होंने कहा कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्स के लिए जो है कंपटीशन कर रही हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकती, जबकि इसको मैक ऑर्थर साहब ने गलत किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वार्बलर बर्ड्स एक ही पेड़ पर रहती हैं, 5 बर्ड्स हैं जो अपनी फॉरेजिंग बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करके एक साथ रह सकती हैं। ठीक है ना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन है, यहाँ से क्वेश्चन मैं 100% बता रहा हूँ आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये भी याद, का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि पैरासाइट में एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है, यही तो बताया था। पैरासाइट में क्या होता है बच्चों, एक का फायदा होगा, यानी एक बेनिफिट में होगा, और दूसरे का क्या होगा बच्चों, लॉस होता है। ठीक है ना, यानी एक का नुकसान होता है। इसमें मैंने बताया था आपको, पैरासाइट जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, आप कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो जाएगा, बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बच्चों आपका खाना खाएगा, आपके इंटेस्टाइन से जो है चिपक जाएगा, वो वहाँ से न्यूट्रिशंस लेगा, वो वहाँ से फूड लेगा, है ना। इसके बदले में तुम्हारी बॉडी पे क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट आएगा। वो अपने जो है नंबर बढ़ाएगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, सेल डिवाइड करेंगे, वो काफ़ी नंबर में बढ़ेंगे। जब नंबर में बढ़ेंगे तो वो माइग्रेट करेंगे वहाँ से, जब वो माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करते 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 आपके ब्लड में जाएंगे, वो लीवर में जाएंगे, है ना, अलग अलग आर्गन को इन्फेक्ट करेंगे। जब अलग अलग आर्गन आपका जो है इन्फेक्टेड होगा तो उसमें क्या होगा, फिर आपको फीवर, आपकी नॉर्मल मैकेनिज्म जो मशीनरी चल रही थी उसको डिस्टर्ब करेगा, यानी आपको फीवर आ सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है ना। तो सारी की सारी जो है दिक्कतें आएंगी। यानी बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बैक्टीरिया अपना जो है क्या बढ़ा रहा है, नंबर बढ़ा रहा है, इसके बदले में तुम्हारा घाटा हो रहा है। तो पैरासिटिज्म में यही होता है कि एक का फ़ायदा होता है और दूसरे का क्या होता है बच्चों, घाटा होता है। अच्छा सर, बट सेक्शंस अलग होना चाहिए था पीसीबी का। जी बेटा, वो हम लोग देख लेते हैं, अभी तो पता नहीं था ना, इस वजह से थोड़ा सा, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही बस आप लोग लगे रहिए, जो भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आएंगी उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, है ना।
चलिए अब पढ़ते हैं। कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर फ्री लॉजिंग, फ्री में खाना, जैसे यहाँ है आओ फ्री, रहो फ्री, पढ़ो फ्री, है ना, और जाओ फ्री। ठीक, तो वही होता है कि मतलब फ्री का खाना और फ्री का रहना, जो भी बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, फ्री का खाना होता है, फ्री का क्या होता है, रहना होता है। It is not surprising that parasite has evolved in many taxonomic group for plants to higher vertebrates. ठीक, many parasites have evolved to host specific. क्या होते हैं बच्चों, host specific होते हैं, है ना। Can parasite only a single species? They can parasite only a single species of host in such a way that both host and parasite, अब हमेशा जो होस्ट होंगे और पैरासाइट होंगे। होस्ट का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर वो बीमारी कर रहे हैं। ये बेटा 6 लेक्चर है, ये 6वां लेक्चर है इकोलॉजी का, ठीक है ना। क्या करते हैं बच्चों, ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट्स टेंड्स टू को इवॉल्व, ठीक है ना। वो दोनों, जैसे मान लीजिए मुझे इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, तो मैं क्या हूँ, होस्ट हो गया, ठीक है ना। को इवॉल्व दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, अगर वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कोई केमिकल रिलीज कर रही है। जैसे मेरी बॉडी क्या कर सकती है, अगर कोई बैक्टीरिया मेरे इन हैंड से, मैंने हैंड वॉशिंग नहीं की थी, तो ये बैक्टीरिया मेरे माउथ से गया, माउथ से कहाँ गया, मेरे स्टमक के अंदर गया। अब मेरी बॉडी क्या करेगी बच्चों, एसिड का प्रोडक्शन होता है ना, गॉबलेट सेल्स रिलीज कर, आपने पढ़ा होगा पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रीट HCl, HCl का सिक्रीशन होता है, pH 1.2 हो जाती है, यानी इससे बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी एक स्पेशल मैकेनिज्म करती है कि बैक्टीरिया को मार दिया जाए, बैक्टीरिया को किल कर दिया जाए। लेकिन बैक्टीरिया भी बहुत चालाक है, वो भी बचने के लिए अपना उपाय ढूंढता है। क्या करता है, वो भी अपना जो है उपाय ढूंढता है। बेटा ये क्रैश कोर्स नहीं है नबी अहमद, अभी पढ़ लो आराम से, ये क्रैश कोर्स नहीं है। जब इसीलिए पहले बार आराम से पढ़ो, जब क्रैश कोर्स कराएंगे उसमें फिर हम दोबारा आराम से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या है बच्चों, स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग, रिजेक्शन के लिए स्पेशल मैकेनिज्म, और रेसिस्टिंग द पैरासाइट, उसको मारने के लिए। द पैरासाइट हैज टू इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज in them in order to successful with the same host species. बैक्टीरिया भी क्या करेगा बच्चों, अपने आप को बचना चाहेगा। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर था, डॉक्टर साहब ने जो है दवाई दी कि 5 दिन खाना है, और आपने 3 दिन खा लिया। 3 दिन के बाद आप ठीक हो गए, 2 दिन आपने छोड़ दिया, ऐसे ही ड्रग नहीं ली, है ना। फिर 4-5 दिन के बाद जो बैक्टीरिया, उस वक्त जब दवा खाई आपने 3 दिन, तो कमज़ोर तो हो गया था लेकिन मरा नहीं था। फिर आपने क्या किया, 5 दिन बाद आपको दोबारा से फीवर आया, आपने वही ड्रग दोबारा ली, तो हो सकता है वो ड्रग उस पर अफेक्ट ना करे, क्योंकि वो उस कंसंट्रेशन को झेल चुका है। अब वो अपने अंदर चेंज करेगा, यानी मैं कहूँगा कि रेसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब आपको जो डोज लेनी पड़ेगी उससे हायर लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, होती हैं। In order to successful with the same host species in accordance with their lifestyle, parasites evolved special adaptation. पैरासाइट भी एक स्पेशल एडेप्टेशन करता है बच्चों। वो एडेप्टेशंस क्या होता है, देखिए पैरासाइट क्या करता है बच्चों, एक बेहतरीन एडेप्टेशन करता है। इवॉल्व स्पेशल एडेप्टेशन सच एज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। देखिए जो उसके, क्योंकि भाई उसको खाना पीना सब मिल रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, तो उसको वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिप्रोडक्शन झमाझम करता है, ठीक, क्योंकि खाना मिल रहा है। एंड प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर्स टू किलिंग ऑन द होस्ट, यानी चिपक जाना। वो क्या करता है, आपकी इंटेस्टाइन अगर ये है बच्चों, मान लीजिए ये आपकी जो है ये स्टमक है, स्टमक से वो बचता हुआ चला आया, तो वो क्या करता है, तुम्हारी इंटेस्टाइन पे अटैच हो जाता है, इस तरीके से चिपक जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम जो फूड का एब्सॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एंड प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन का मतलब होता है चिपक जाना, उससे सक कर लेना। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों ना लॉस कर दे बेटा, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, उसको खाना बना बनाया मिल रहा है, तुम्हारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है झमाझम फूड, तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस कर देता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा देता है अपना नंबर। हर कोई स्पीशीज दुनिया में जो आई है वो चाहती है कि मेरे नंबर बढ़ें, चाहे कोई कबीला हो, चाहे कोई कुनबा हो, चाहे कोई काफिला हो, चाहे कोई कास्ट हो, हर कोई यही चाहता है कि हमारे लोग फूलें फलें, है ना। तो ये बैक्टीरिया क्यों नहीं चाहेगा, क्योंकि नेचर का रूल है ये। तो बैक्टीरिया भी अपना क्या करता है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपना रिप्रोडक्शन झमाझम करता है कि मेरा नंबर बढ़े। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स involving one or two intermediate host or vector to facilitate parasitization on its primary host। ठीक, देखने में तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल लगता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ठीक सर, सेक्शन सेपरेट नहीं थे टेस्ट में, जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी। जी बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी, है ना। ये एक्चुअली में फर्स्ट टाइम था तो हम लोगों को भी वो नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक, आइए अब देखिए ह्यूमन लिवर फ्लूक ट्रिमेटोड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल एंड फिश। कौन कौन है बच्चों, स्नेल है एंड फिश, टू इंटरमीडिएट होस्ट हैं इसके, स्नेल एंड फिश कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल का अब आपने पढ़ा होगा, मलेरिया में भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट होते हैं, है ना, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है सभी ने। तो इसी तरीके से जो है यहाँ भी अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मॉस्कीटो की बात कर रहा है। ठीक, मॉस्कीटो में बताइए शहजाद जो है प्राइमरी होस्ट कौन होता है, कौन बताएगा मुझे, कोई ऐसा है जो जवाब दे दे। प्राइमरी होस्ट कौन होता है बेटा मॉस्कीटो में, इन वेक्टर मॉस्कीटो टू स्प्रेड अदर होस्ट, मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट्स हार्म द होस्ट। बताइए मलेरिया में कौन बताएगा प्राइमरी होस्ट कौन होता है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट, बताइए बेटा, कोई ऐसा है जो बता दे, कोई ऐसा है जो बता दे प्राइमरी होस्ट कौन होता है, कोई नहीं बता रहा है। मेल क्या है, हम लोग ह्यूमन क्या है, जिसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है, वही डिफिनिटिव और प्राइमरी होस्ट होता है। ह्यूमन एंड मॉस्कीटो, क्लियर। चलिए अब यहां पे देखिए, दे में रिड्यूस दी सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं बच्चों वो हार्म करते हैं ह्यूमन बीइंग को, है ना। कोई भी पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर अगर जाता है तो वो आपको क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा, है ना। दे माइट रेंडर दैट होस्ट मोर बी वल्नरेबल टू प्रेडेशंस बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक, आपको कमजोर बना देंगे, है ना। आपको कोई एक इन्फेक्शन हो जाए तो आपको क्या होता है, वीकनेस महसूस होने लगती है। डू यू बिलीव दैट आइडियल पैरासाइट्स शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, ऐसा नहीं है, सारे के सारे हार्म करते हैं। देन व्हाई डिड नॉट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट, बताइए बेटा। ज़्यादातर जो भी होते हैं मोस्टली, अब जैसे इकोलाई की बात कर ले हम लोग, इकोलाई एक बैक्टीरिया हमारे कॉलन में रहता है। ठीक, इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे कॉलन के अंदर रहता है। अब इकोलाई जो है पैरासाइट की तरह काम करेगा, लेकिन इकोलाई इंतज़ार करता है कि कब तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो, जैसे ही तुम्हारी इम्यूनिटी कम होगी वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा।
बैक्टीरिया यूज़फुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, लेकिन वही जो यूज़फुल होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो। आपने देखा होगा सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे ही आपको कोई बीमारी होती है तो उस पर बार बार बीमारियां होने लगती हैं। तो लोग कहते हैं कि एक बीमारी नहीं आई, बार बार बीमारी आने लगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इम्यूनिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी तो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, बैक्टीरिया आपके अंदर 2 किलो होता है बेटा, 2 kg बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर, तो वो चांस मौका पा जाते हैं, वो इन्फेक्शन झमाझम करने लगते हैं, आप वीक हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए पैरासाइट्स दैट फीड। अब 2 तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक तो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस जाएं यानी इंटरनल हो गए, एक तुम्हारे ऊपर से खाना ले एक्सटर्नल हो गए, है कि नहीं? 2 तरीके के पैरासाइट, एक तुम्हारी बॉडी के ऊपर, जैसे सबसे ज्यादा फीमेल में होता है भाई, बुरा ना माना, पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इक्टोपैरासाइट। जैसे बालों में जुओं का पड़ जाना, फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, बुरा ना मानना, सीधी सी बात, जो बात है वो साफ है, ठीक है ना? डॉगी के ऊपर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का पाया जाना, है ना? ठीक, तो होता क्या, फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस लाइस ऑन ह्यूमन, यहाँ पे फीमेल लिखना चाहिए था लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग। ठीक, आपने जो है गैया भैंसी अगर देखी हो तो उस पर भी होता है ना? बुफैलो अगर देखी हो, काऊ देखा हो, नहीं बॉयज में भी होता है। हाँ 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 सर जी आपके ऊपर नहीं होगा, टेंशन नहीं। आइए अब इसके बाद देखिए, मेनी मैराइन फिश आर इन्फेस्टेड विद इक्टोपैरासिटिक विद कोपॉट्स। बहुत सारी फिश भी, छोटी छोटी फिश होती हैं बच्चों, बड़ी बड़ी जो फिश होती हैं उनसे चिपक जाती हैं, है ना? इक्टोपैरासाइट। और आपने देखा होगा अगर कौन सी फिशेस, खॉन्ड्रिक थीस वाली फिश अगर आपको याद हो बच्चों, तो उनका सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है। हाँ नहीं, सकिंग सर्कुलर माउथ उसका होता है, क्या नाम था, पेट्रोमाइजन लैम्प्रेमिक्सिन हैग फिश, क्या नाम था, साइक्लोस्टोम्स वाली जो फिश थी, वो क्या करती हैं, जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं बच्चों, ऐसे बड़ी बड़ी फिश होती हैं तो उनसे ऐसे चिपक जाती हैं, ऐसे चिपक जाती हैं उनकी बॉडी से, और उनसे जो है अपना खाना पीना लेती हैं, ठीक है ना? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, खतरनाक। हाँ, तो वो लोग खाना जो है अपना इनसे लेती हैं, तो वही कह रहा है। अब उसके बाद कह रहा है कस्कूता अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रोविंग ऑन हेज प्लांट्स। ये क्या करता है बच्चों, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट होते हैं, बड़े बड़े इस तरीके से प्लांट होते हैं बच्चों, और इसके ऊपर से एक दूसरा प्लांट निकला हुआ होता है ना? आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, पैरासाइट ऑन द प्लांट हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स। इसने क्या किया, अपना क्लोरोफिल ही लॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको खाना मिल रहा था एक प्लांट से, जब एक दूसरे प्लांट से खाना मिल रहा था। अच्छा, महिमा यादव भी मौजूद हैं। तो क्या होता था बच्चों, जब ये दूसरे प्लांट से खाना लेगा तो जाहिर सी बात है कहेगा कि भैया मेरा क्लोरोफिल रखे फायदा क्या, जब मुझे खाना मिल रहा है तो बनाने की क्या जरूरत, तो अपना क्लोरोफिल ही लॉस कर दिया इसने, है ना? इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासाइट। सही बात है, उसी के ऊपर डिपेंड है। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट। ये तो बच्चों हमारे ऊपर से ही वो ले रहा है, ये पैरासाइट की तरह नहीं, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, वो लाइफ साइकिल के लिए कर रहा है। अल्सो इट नीड्स आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो है ब्लड सिर्फ ले रहा है, और किसके लिए, अपनी साइकिल के लिए, ठीक है ना? हमारे ऊपर ऐसा नहीं कि वो रह रहा है जो है फुल्ली। जी मैंगो ट्री में ज़्यादा ही होता है। हाँ, बैनियान ट्री में भी आपने देखा होगा, बैनियन ट्री उसमें भी होता है। ठीक, चलिए अब देखिए इंडोपैरासाइट की बात करते हैं। इंडोपैरासाइट कितने लोगों ने देखा है बच्चों? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, कितने लोगों ने इंडोपैरासाइट देखा है? इंडोपैरासाइट सभी को मेरे ख्याल से इन्फेक्शन हुआ होगा। कह रहा है कि इंडोपैरासाइट्स आर दोज दैट लाइव इनसाइड द होस्ट। कहाँ रहते हैं बच्चों?
इनसाइड द होस्ट, ठीक। बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, लीवर में भी रह सकते हैं, किडनी में भी रह सकते हैं, लंग्स में रह सकते हैं, आरबीसी के अंदर रह सकते हैं। अब जैसे लीवर के अंदर बच्चों अमीबिक डिसीज, अमीबा होता है वो इसके अंदर जो है इन्फेक्शंस करता है, ठीक। किडनी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों, ठीक। एक्यूट नेफ्राइटिक डिसीज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है। लंग्स के अंदर मोस्ट कॉमनली ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया देखा होगा आपने। आरबीसी का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है कौन? मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन सब में भी जो है ब्रेक होने लगती है आरबीसी। और भी इन्फेक्शंस होते हैं। तो लाइफ साइकिल्स ऑफ इंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। जाहिर सी बात है, तुम्हारे अगर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जूं पाया जाए तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई घुस के तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डैमेज करे तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब कह रहा है कि दियर मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड वाइल एम्फेसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। हमारा जो है क्या होगा, मार्फुल जो हमें देखने को मिल रहा है ऊपर का स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादा प्रभावित होगा। क्लियर है बेटा? हाँ कसकूता है, टोटल स्टेम पैरासाइट। आइए अब हम लोग एक और बात करते हैं बच्चों। ये सभी लोगों, कितने लोगों ने देखा है बताइए भाई? ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स, fascinating examples of parasitism in which parasitic birds lays egg। parasitic birds क्या करती है बच्चों? अपने एग को lays egg in nest of its host। अब इसमें दो एग्जाम्पल आपको देगा। एक क्रो का एग्जाम्पल है बच्चों, क्रो का एग्जाम्पल है बेटा एनिमल किंगडम का मंडे को है ना। मंडे को हमारे जो नॉर्मल क्रैश कोर्स वाली क्लास है वो मंडे को चलेगी। ये क्रैश कोर्स की क्लास नहीं, ये नॉर्मल बच्चों की क्लास है जो हम लोग पढ़ते थे नॉर्मल क्लास में, है ना। अब इसमें आपने देखा होगा, कह रहा है कि लेट्स होस्ट इनक्यूबेट देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड टू रिसेम्बल्स द होस्ट एग इन साइज एंड कलर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज एंड कलर में बच्चों सिमिलरिटी होती है। अब एग्जाम्पल हम आपको एक दे के बता रहे हैं, सब लोग समझिए। आप कितने लोगों ने जो है देखा है बच्चों क्रो? एग्जाम्पल है एक कुक्कू, कुक्कू यानी बच्चों कोयल, और एक होता है बच्चों क्रो। बताइए कौन नेस्ट बना लेता है, कौन नहीं बना पाता? बताइए नेस्ट कौन बना लेता है, कौन नहीं बना पाता? कुक्कू और क्रो में कोई ऐसा है जो बताए? हाँ बता नहीं पाओगे, बताओ कौन बना लेता है नेस्ट? दोनों बनाते हैं, देखा। क्रो बनाता है, यस क्रो बनाता है। अच्छा चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कायदे से पढ़ना। कह रहा है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड टू रिसेम्बल्स द होस्ट एग इन देयर साइज कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ द होस्ट बर्ड टू डिटेक्टिंग देम फॉरेन एग, ताकि वो पहचान ना पाए फॉरेन एग को, एंड इजेक्टिंग देम फॉर द नेस्ट। अब कह रहा है कि ट्राई टू फॉलो द मोमेंट्स ऑफ कुक्कू, कोयल एंड द क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। कह रहा है स्प्रिंग टू समर, याद रखना कब, स्प्रिंग टू समर, एंड वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक समझ गए बेटा? ब्रूड पैरासिटिज्म किसमें सेम होता है बच्चों? साइज एंड कलर, ये ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए आइए अब कमेंसलिज्म पढ़ते हैं बच्चों। कमेंसलिज्म भी बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। अगर हम कमेंसलिज्म की बात करें बच्चों तो इसमें एक का फायदा होता है, एक का कुछ नहीं। क्या होता है बच्चों? एक का फायदा होगा, यानी एक का फायदा, एक का कुछ नहीं होगा, ना घाटा होगा ना ही जो है न्यूट्रल होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो
दिस इज द इंट्रैक्शंस इन विच द वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट। यानी एक का फायदा होगा और एक का क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, है ना। दूसरा कह रहा है कि एन ऑर्किड, अगर आपने ऑर्किड देखा हो, ऑर्किड ग्रोविंग एज एन इपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। ठीक, कहाँ बच्चों ग्रो करता है, मैंगो ब्रांच। एंड बर्नैकल्स ग्रोविंग ऑन दी बैक ऑफ वेल। देखिए इपीफाइट किस पे ग्रो करता है बच्चों, अब देखिए इसी में है छुपा हुआ, मैं सारा निमोनिक्स भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी। निमोनिक्स भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, देखो ऐसे लिखना, कमेंसलिज्म, इसी के नाम में एग्जाम्पल सारे छुपे हुए हैं। ठीक, कमेंसलिज्म, ठीक। अब देखिए कमेंसलिज्म में पहले हम लोगों ने किया ऑर्किड, ओ से क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्किड, ऑर्किड। एम से हो जाएगा बच्चों मैंगो, मैंगो, ठीक है ना। तो पहला ये हो गया। कह रहा है कि एन ऑर्किड ग्रोविंग एन एपिफाइट ऑफ ए मैंगो ब्रांच एंड बर्नैकल्स ग्रोविंग ऑन दी बैक ऑफ वेल, वेल के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है ना। वाइल नाइदर द मैंगो ट्री, ठीक है ना, और वेल डिराइव्स एनी अपरेंट बेनिफिट, कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगला क्या है बच्चों, कैटल इग्रेट, यहां से सी से क्या है बच्चों, कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट, ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन। अब आपने देखा होगा कितने लोग विलेज से हैं, अगर विलेज में आपने देखा हो, विलेज में क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा फील्ड, एक ट्रैक्टर जब चलता है या हल जब चलता है तो पीछे बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं। कितने लोगों ने ये देखा है, जब ट्रैक्टर फील्ड में चलता है तो बहुत सारी बर्ड्स आ जाती हैं, वो बर्ड्स उसके पीछे पीछे चलती हैं और कुछ चीज़ें खाती रहती हैं, है ना। तो उसमें बर्ड्स का क्या हो रहा है, उसमें बर्ड्स का क्या होता है, फायदा हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, फायदा। तो कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच। और आपने देखा होगा, अगर आप लोग गैया भैंसी अपनी चराने गए हों, है ना, उनको खिलाने विलेज में होता है, लोग जाते हैं, तो जब वो चलती हैं तो उनके जो पैरों की ज़मीन होती है, सॉयल होती है, वो ऊपर उठ जाती है, तो उसके भी पीछे पीछे बहुत सारी बर्ड्स चलती हैं, वो बर्ड्स जो है खाती रहती है, उनका फ़ायदा होता रहता है ना। जैसे ट्रैक्टर का हो रहा था उसी तरह जो है उसका भी होता है, समझ गए। तो बर्ड्स चलती रहती हैं, तो वही लिख रहा है यहाँ पे कि देखिए सारी इकोलॉजी का मतलब होता है कि सारे के सारे विलेज की बातें, है ना, जो है सब कुछ आपके सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि फार्म्ड रूरल एरियाज में आपने देखा होगा, एज इन क्लासिक एग्जाम्पल्स कमेंसलिज्म, द इग्रेट्स ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल, किसके पास बच्चों, जहाँ पे कैटल होगी ग्रेजिंग, बिकॉज द कैटल दे मूव स्टीर अप एंड फ्लश आउट। जब वो चलती है बच्चों तो ज़मीन जो होती है ऊपर उठती है, और इंसेक्ट्स फ्रॉम दी वेजिटेशंस, इंसेक्ट हो, वेजिटेशंस हो, ये सब कहाँ आती हैं बच्चों, ऊपर आती हैं। माइव टू डिफिकल्ट फाइंड एंड देन कैच अप, वो क्या करती है, उसको पकड़ के खा जाती है, समझ गए, क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज इंट्रैक्शन। अब आपने सी एनीमोन देखा होगा बच्चों, इसमें ए से बना लेना एनीमोन, सी एनीमोन, ठीक। तो कमेंसलिज्म में सी से क्या हो गया, कैटल इग्रेट, ओ से ऑर्किड, एम से मैंगो, एम को डब्ल्यू बना दो तो वेल, वेल से एग्जाम्पल हो जाएगा, वेल से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के नाम में छुपा हुआ है। अब देखिए यहां पे कह रहा है बच्चों, अब यहां पे कह रहा है कि देखिए सी एनीमोन आपने देखा होगा, ये क्या करती है बच्चों, अपने बचने के लिए, सी एनीमोन डैट हैज स्टिंगिंग कैप्सूल्स, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं, स्टिंगिंग टेंटेकल्स एंड द क्लॉन फिश दैट लाइव्स अमंग देम।
ठीक है ना। इसमें इस तरीके से देखिए होता है, स्टिंगिंग टेंटेकल्स निकले हुए होते हैं। एक वीडियो यूट्यूब पे देखिएगा, छोटी छोटी फिशेस होती हैं, वो इसके अंदर आके जो है बैठ जाती हैं। जब कोई इसको जो है खाने के लिए दौड़ाता है तो ये लोग यहाँ पे भाग के आके छुप जाती हैं। क्यों यहाँ पे छुपती हैं? क्योंकि इसका जो टेंटाइकल्स होता है बच्चों, बड़ी बड़ी फिशेस से बचाता है। इसका जो टेंटाइकल्स होता है वो फिशेस के अंदर चुभ जाता है। जब वो चुभ जाता है तो ये लोग क्या करती हैं बच्चों, उससे बच जाती हैं। ठीक है ना। क्यों? सी एनिमोन डेट हैज स्टिंगिंग टेंटाइकल्स होते हैं। द क्लोन फिश डेट लाइव्स अमंग देम। फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, जो उसको शिकार करने आ रहा है। प्रीडेटर का मतलब शिकारी। विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल्स। द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट। जबकि सी एनिमोन का कोई फायदा उस फिश से नहीं होता है, लेकिन वो फिश जो है फायदा उठा रही है। क्लियर? सर टेस्ट कैसे देंगे, आजकल शो नहीं हो रहा है। बेटा दानिश सर से बात करिए, आप जो है दानिश सर से बात करिए, हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे ख्याल से क्लियर है सभी को। चलिए अब म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअलिज्म, जो बहुत ही आसान है। म्यूचुअलिज्म मैंने पढ़ाया है, बहुत सारी जगह पढ़ाया है। अब यही हम आपसे पूछेंगे। अभी देखिए कल पढ़ाया था, इसके पहले भी पढ़ाया था मैंने। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है दोनों का फायदा हो, है ना। अब ये दोनों का फायदा कब होगा, दोनों का फायदा कब होगा? ठीक, दोनों का फायदा कब होगा बेटा? अब देखिए, इंटरेक्शंस कन्फर्स बेनिफिट ऑफ बोथ इंटरेक्टिंग स्पीशीज। ठीक है ना। अगर दो दोस्त अपना बिजनेस जो है एक साथ कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर एक की डायरेक्शन नॉर्थ है, एक की डायरेक्शन साउथ है ना, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तब तो नेट जो है आपका 0 आ जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में काम करना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है लाइकेंस रिप्रेजेंट द इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक एल्गा। बताइए कल बताया था कि नहीं, ईमानदारी से बताइए, कल बताया था कि नहीं हमने, है ना। फंगस की स्टडी हम लोग करते हैं बच्चों, माइकोलॉजी बोलते हैं, और हम लोग एल्गा की स्टडी करना एल्गाओलॉजी बोलते हैं, है ना। कल बताया था हमने। अब इन दोनों में बेहतरीन रिलेशन होता है, मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप कहते हैं। दोनों का फायदा होता है। आपको साइनोबैक्टीरिया का रिलेशन हमने बताया था। सी से साइनोबैक्टीरिया, सी से क्रोमैटोफोर में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और सी से होता है बच्चों साइकस, तो क्रोमैटोफोर साइकस। ठीक। अब ये साइकस के साथ कौन से रूट में पाया जाता था? सी से कोरेलॉइड रूट में ये बच्चों पाया जाता था, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। क्लियर? याद आ रहा है कि नहीं? मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। प्लांट फिजियोलॉजी कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी बहुत दबा के पढ़ाएंगे, घबराओ नहीं एकदम। अभी यहाँ पे आराम से पढ़ा। अब कह रहे हैं सिमिलरली द माइकोराइजल एसोसिएशंस बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। बताओ किस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में कौन सा प्लांट? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में आपने पढ़ा था पाइनस, है ना। अब बताओ मुझे, कोई बता सकता है कि पाइनस प्लांट के अंदर नेचर ने क्यों बैठा दिया था उसको? पाइनस प्लांट के अंदर नेचर ने क्यों बैठा दिया था? कोई रीजन दे मुझे। और एक वो डाल दो बच्चों को कि इनकी क्लास जो है 5 बजे से क्वेश्चन प्रैक्टिस है 6 चैप्टर की। हाँ बच्चों, अभी आप लोगों की 5 बजे से 6 चैप्टर जो हमने कराए थे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 10 इयर्स के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एट 5 PM टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद 6 चैप्टर जो हमने पिछले वीक में कवर किया था, ठीक है। अच्छा, पाइनस में क्यों है? रीज़न बताओ ना बेटा, रीज़न बताओ क्यों ऐसा है। क्योंकि इसके अंदर रूट सिस्टम काफ़ी डेवलप नहीं था, रूट हेयर सेल्स नहीं थे। पाइनस के अंदर क्या नहीं था? रूट हेयर नहीं था बेटा।
रूट हेयर नहीं था। और ये पाया कहाँ जाता था? पहाड़ी वाली जगह पे पाया जाता था, है ना। इसको मैंने बताया था पानी पीने को नहीं मिलते थे। इस तरीके से पहाड़ अगर है तो इस तरीके से ये प्लांट होते थे, तो पानी इनको देखने, सारा पानी जब बारिश होगी तो नीचे चला आएगा, तो इसको पानी मिल भी नहीं पाएगा, है ना। और ऊपर से इसके अंदर रूट हेयर भी नहीं थे। रूट हेयर जो है एब्सेंट थे बेटा, रूट हेयर एब्सेंट थे। तो पाइनस जो है पहुंचा भगवान जी के पास, बोला साहब दिक्कत। बोले क्या हुआ? बोला साहब पानी आता है सारा चला जाता है और हम उसको पा ही नहीं पाते। तो नेचर ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे अंदर मैं एक जो है फंजाई को बैठा देता हूं। तो इसकी रूट के अंदर नेचर ने किसको बैठा दिया बच्चों? फंजाई को बैठा दिया। फंजाई बोली साहब हम क्या करेंगे? कहा कि एक तो तुम भी खाना नहीं बना पाती हो, फंजाई भी खाना नहीं बना पाती है ना, ऊपर से जो है। तो फंजाई ने कहा कि ठीक है साहब हम इसमें रह ले रहे हैं। तो फंजाई को यहाँ रख दिया। तो फंजाई से कहा कि भगवान जी ने कि तुम्हें दो काम करना है, तुम जितने भी वाटर और मिनरल्स मिले सबको प्लांट को देना, और ऊपर खाना बनेगा, है ना, लीफ में खाना बनेगा, वो आके रूट में स्टोर होगा। जब वो आके रूट में स्टोर होगा बच्चों, तो तुम वहां से खाना खाना। बोली साहब ठीक, इसके बदले में तुम उसको पानी और मिनरल्स देना। कहा कि ठीक है साहब, दोनों का काम कहा कि चलता रहेगा। यहाँ पे दोनों का काम चल रहा है, दोनों का काम चल रहा है, इसका मतलब म्यूचुअलिज्म है, दोनों का फायदा हो रहा है। हाँ, रूट हेयर नॉट डेवलप। अभिषेक बिल्कुल सही, तुम लोग लग रहा है पॉइंट पकड़ नहीं पा रहे हो मेरा। तो यहाँ पे जो है दोनों का फायदा। फंजाई हेल्प प्लांट्स टू एब्सॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कोई बता सकता है न्यूट्रिएंट्स का नाम क्या है? कोई ऐसा है जो बता दे न्यूट्रिएंट्स? मेनली कौन सा न्यूट्रिएंट्स? मेनली कौन सा मेटल? मेनली कौन सा मिनरल्स? मेनली कौन सा मिनरल्स? कोई ऐसा है जो जवाब दे? जीनस क्या होता है ये भी जवाब दो। जीनस क्या होता है बेटा? जीनस क्या होता है बताओ ना बाबू, जीनस बताओ। और मेनली कौन सा? कोई नहीं जवाब दे रहा है। फास्फोरस, इश्तियाक अंसारी फास्फोरस। बाकी सब बेवकूफ हैं क्या यहाँ? फास्फोरस कौन सा? मेनली फास्फोरस का एब्सॉर्प्शन करता है। और जीनस इसका क्या होता है बच्चों? जीनस होता है ग्लूमस। जीनस क्या होता है? ग्लूमस। यस, जीनस क्या होता है? ग्लूमस होता है। द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड्स द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। भाई कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का मतलब स्टार्च देगा, क्योंकि भोजन जो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई सभी को। बताइए क्लियर है बच्चों? यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों झमाझम अपना काम कर रहे हैं, हर एक चीजें अच्छे से चल रही हैं, है ना, दोनों का फायदा हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट रिलेशनशिप। बहुत जबरदस्त, क्योंकि अगर बेटा ये रिलेशन ना हो ना तो आज हम लोग खाना पीना ना खा पाए। आज जो है ना सीड का फॉर्मेशन होगा, ना सीड का फॉर्मेशन हो पाएगा बच्चों, ना ही जो है प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत इसीलिए लिख रहा है कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि प्लांट्स नीड्स हेल्प ऑफ एनिमल फॉर पॉलिनेशन ऑफ देयर फ्लावर्स। क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है, मेल गैमेट है बच्चों, मैंने बताया था मेल गैमेट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है उनको। जब एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना है बच्चों, तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लांट एनिमल से क्या कहा था नेचर ने? इसी वजह से जो है, जो इंसेक्ट होते हैं, क्या बच्चों, जो इंसेक्ट होते हैं, इसीलिए नेचर ने इंसेक्ट को 70% बनाया था। 70% यानी 2/3 मैं कहूँ बनाया था। 2/3 इसलिए बनाया था ताकि पॉलिनेशन झमाझम हो। पॉलिनेशन जब झमाझम होगा बच्चों, तो मेल गैमेट आपस में मुलाकात भी झमाझम करेंगे। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में मुलाकात झमाझम होगी, तो भाई जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, सीड भी बनेगी, एम्ब्रियो भी बनेगा, सब कुछ यानी जल्दी जल्दी होगा। उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ही अच्छी फसल होगी, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इन एनिमल ऑब्वियसली हैव टू पेड फीस। एनिमल भी जो पॉलिनेशन करता है, कौन? इंसेक्ट, उसको पेड करता है फीस। क्या देता है? क्योंकि एनिमल के पास तो कुछ है नहीं पैसा वैसा, तो उसके पास फ्रूट जूसेस होते हैं, उसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके पास एंडोस्पर्म होते हैं। कहता है कि तुम मेरे एंडोस्पर्म ले लो। कुछ तो यहाँ तक ऑफर कर देते हैं कि तुम अपने अंडे भी यहीं दे जाओ।
तो अपने अंडे भी यहीं दे जाओ, हम तुम्हारे अंडे बाद में जो है उसमें से जब बच्चे निकलेंगे तो उसको खाना पीना खिला के उड़ा देंगे हवा में। कहा कि ठीक है साहब। यानी यहाँ पे दोनों चीजें चल रही हैं। सर्विसेज दैट प्लांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन और नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स। क्या क्या बच्चों, पॉलन में बहुत ताकत होती है। जब पता चला इंसानों को कि पॉलन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है तो इंसानों ने टेबलेट उतार दिया मार्केट में। क्या इसकी टेबलेट भी आने लगी बच्चों। एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सर्स। देखा, जूस भी देता है, आओ जूस खाओ पियो, तुम तगड़े हो जाओ, बस एक काम करना, मेल फीमेल की मुलाकात तुम कराते रहना। यानी हम कहें ये दोनों में जो है शादी करवाते हैं, ये जोड़ा बनवाते हैं। बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड आल्सो बी सेफ गार्ड अगेंस्ट चीटर्स। कुछ चीटर्स होते हैं, कुछ चीटर्स होते हैं, ठीक है ना। लेके तो जाते हैं लेकिन वो बहुत सुपरफिशियल तरीके से खाना पीना खा के भाग जाते हैं, है ना। बस सुपरफिशियली बैठते हैं, ऊपर से खाना पीना खाया, नेक्टर और चल दिए वहां से। ठीक, कभी कभी कुछ लोग धोखा भी खा जाते हैं। अभी देखना, कभी कभी कुछ लोग धोखा भी खा जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बगैर किए वो खा पी के भाग गए। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शंस ऑफन इन्वॉल्व कोएवोल्यूशन of mutualism, that is evolutions of the flower and its pollinator species tightly linked to with one another। मैंने बता दिया रीज़न क्या है। ये लोग आपस में बेहतरीन रिलेशनशिप होता है ताकि सीड बने, अच्छा प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें। इसी वजह से नेचर ने इन लोगों के बीच में भी कनेक्शन अच्छा बनाया था। अगर आप लोगों को याद हो, जब वीट की फसल होती है तो उसके पीरियड के दौरान जब पॉलिनेशन वाला पीरियड आता है तो इंसेक्ट छोटे 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 बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, ब्लैक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जब हम लोग बाइक लेके जाते हैं या ऐसे ही घूमने आप गए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उड़ते हुए नज़र आएंगे आपको। ये क्योंकि वही दौरान होता है जब पॉलिनेशन वाला पीरियड होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये चीज़ें, ये सब समझिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, ऐसा क्यों है, समझ रहे हो ना। क्योंकि हर चीज़ जो है नेचर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई है। अगर आप उस पर गौर फिक्र करें ना तो बहुत ही चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन तुम लोगों को वो सब कहाँ दिखेगा। तुम लोगों को बस जो है कुछ और दिख जाए वहीं पहुँचोगे डेली। आओ इधर। इन मेनी स्पीशीज ऑफ फिग। अब देखिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल, ये भी मार्क करिएगा। फिग ट्रीज, there is a tight one-to-one relationship with the pollinators species of wasp। फिग देखा होगा सभी लोगों के घर में भी होगी, है ना। जो वैस्प होती है, वैस्प समझ रहे हो, वैस्प कितने लोग समझते हैं, बर्रैया येलोविश कलर की होती है, बहुत काटती है और बहुत भयानक काटती है भाई, समझ लो। जो है हिस्टामिन रिलीज करती है बहुत कायदे से। कह रहा है कि रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ वैस्प, it means that given fig species can be pollinated only by its partner। कौन है, वैस्प। सिर्फ किससे, only its partner बच्चों, वैस्प से ही कहेगी कोई और ना आए मेरे पास कौन आएगा, सिर्फ वैस्प जब लेके आएगा तभी काम चलेगा, वरना कोई दूसरे से तो हम मानेंगे नहीं। एंड नो अदर स्पीशीज, फीमेल वैस्प यूजेज इट्स फ्रूट। देखो कह रहा है कि फीमेल वैस्प फ्रूट का यूज करती है नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, एग लेइंग साइट, बट यूजेज द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट। ठीक, अपने अंडे वंडे सब कुछ भी वहीं दे जाती हैं। हाँ, वैस्प इज सो डेंजरस, अगर देखा हो बहुत भयानक तरीके से। इसी वक्त मौसम चल रहा है वैस्प का, आप अपने घरों में देख सकते हैं, आपके घरों में भी आप वैस्प का वो देख सकते हैं। घर, छोटा छोटा घर बना के ये लोग रहती हैं। इस वक्त इनका जो है आपस में बहुत ज़बरदस्त पीरियड चल रहा है। इसके जो है आप लोगों को एग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसको आप ज़रूर देखिएगा, आपके आसपास मिल जाएगा, यही पीरियड है इनका। चलिए आगे आइए। अब देखिए यहाँ एक भाई साहब हैं, ये जो है धोखा खा जाते हैं। ये अपनी महबूबा चक्कर में जो है बहुत रहते हैं, लेकिन अभी देखना इतना भयानक धोखा ये खाते हैं कि ये फिर जो है बहुत पछताते हैं। यहाँ पे आइए देखिए,
वायस पॉलिनेटर्स, अब वायस पर ही बारी चल रही है, अभी देख लो। अब यहां देखें, द वायस पॉलिनेट्स द फिग इन्फ्लोरेसेंस वाइल सर्चिंग ऑफ इट्स सूटेबल एग लेइंग साइट। जाहिर सी बात है वो देखेगा कि कहाँ अच्छी साइट है बच्चों, वहीं पे मैं अंडा दूंगा अपना। इन रिटर्न ऑफ द फेवर ऑफ पॉलिनेशन फिग ऑफर्स वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स फूड एंड डेवलपिंग वास्प लार्वा। यानी उसने अपना अंडा वहीं पे दे दिया, फिर वो क्या करता है, उसको खाना पीना खिला के तगड़ा करके छोड़ देता है ना। अब एक और भाई साहब है, हाँ, अब देखो यहाँ पे एक है ऑर्किड, ये धोखा खा जाते हैं। ऑर्किड शो अ bewildering diversity of the floral patterns, many of which evolved to attract right pollinator insects like bees, bumblebees, ensures guarantee the pollination। और सबसे ज़्यादा pollination जो होता है बच्चों वो देखने को मिलता है किससे, बी से। इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा pollination बी कराती है 80 to 90%। याद रखिएगा 80 to 90% जो pollination कराती है बच्चों वो बी कराती है। कौन कराती है, बी। बी मीन्स होता है मधुमक्खी, ठीक है ना। ये बेटा वो नॉर्मल क्लास है, नॉर्मल टाइम की। ये जो बच्चों का छूटा हुआ है, इकोलॉजी के 3 चैप्टर छूटे हुए हैं तो वो हम करा रहे हैं, ठीक है ना। आज एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 चैप्टर बचेंगे। आपकी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही क्रैश कोर्स वाली वो उसी टाइम पे चलेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, ये ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। ये भाई धोखा खा जाते हैं, ठीक है ना। इनको देखना, द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफाइरस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट। क्या हो जाते हैं, सेक्सुअल डिसीट टू गेट पॉलिनेशंस डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। ठीक, ये क्या समझता है, ये समझता है कि मेरी फीमेल है, ठीक है ना। ये समझता है कि मेरी फीमेल है और फीमेल के चक्कर में, कॉपुलेशन करने के चक्कर में जो है ये जो है पॉलिनेशन कर देता है। यानी ये धोखाधड़ी, धोखा खा जाता है ये। अभी देखना, वन को मार्क करना बेटा, नॉट टू वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। अब देखो ये किस में, साइज में भी है बच्चों, कलर में भी है एंड मार्किंग्स में भी है। जबकि अभी मैंने पढ़ाया था आपको एग वाला, वो किस में था बच्चों, साइज और कलर में था। तो यहाँ पे वो चेंज साइज एंड शेप लिखेगा, साइज एंड शेप में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप समझना। द मेल बी, अब देखो मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव एज अ फीमेल। मेल बी जो है अट्रैक्ट होता है, वो समझता है क्या कि वो क्या है बच्चों, फीमेल है। फीमेल समझ के अट्रैक्ट करता है। तो ये स्यूडो कॉपुलेट्स, स्यूडो कॉपुलेट्स का मतलब कॉपुलेशन करने के चक्कर में, फॉल्स कॉपुलेशन विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर। वो क्या कर देता है बच्चों, जो पॉलन ग्रेन उसके पास होते हैं वो फ्लावर को दे देता है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। यानी वन पेटल उसकी फीमेल की जैसी दिखती है, वन पेटल फ्लावर की उसकी फीमेल की जैसी दिखती है। मेल जो है कॉपुलेशन के चक्कर में धोखा खा जाता है, ठीक है ना, और पॉलिनेशन कर देता है। ये भाई साहब जो है यहाँ पे फंस गए और ये पॉलिनेशन कर दिए। अब यहाँ पे एक बात और लिख रहा है, बहुत दिमाग से समझिएगा, ठीक है ना। व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन एंड डू पॉलिनेशन, है ना। अब कह रहा है कि इफ द फीमेल, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द फीमेल बी इज कलर पैटर्न्स चेंज इवन स्लाइटली फ्रॉम एनी फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग इवोल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए उस फ्लावर के अंदर इवोल्यूशन हो गया, क्यों बच्चों होगा, क्यों इवोल्यूशन होगा, क्योंकि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़माने के हिसाब से बदल जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा फ्लावर है और उसके आसपास बहुत सारी जो है फैक्ट्री लग गई, जिससे स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है, तो आसपास का एरिया क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो उस फ्लावर का कलर चेंज हो जाएगा, है ना।
या फिर जो है कोई रीज़न से बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, कलर चेंज हो गया, या धूप बहुत ज़्यादा निकल गई, उससे पड़ गई, कलर चेंज हो जाएगा। मान किसी रीज़न से फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीज़न ड्यूरिंग इवोल्यूशन, पॉलिनेशन सक्सेस वाइल बी रिड्यूस्ड, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना। ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू फीमेल बी। समझ गए? हाँ हाँ, शिवम सिंह, हाँ हाँ, धोखाधड़ी कर देता है। अब यहाँ पे समझिए, एक डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये जो बी है बिल्कुल चिपकी हुई है। ये समझ रही थी ये जो है उसकी फीमेल है, ये मेल जो है, मेल क्या समझ रहे थे कि ये हमारी फीमेल है, लेकिन ये भाई साहब धोखा खा गए, है ना, ये धोखा खा गए। ये समझ रहे थे ये फीमेल है, ये चले थे रिप्रोडक्शन करने, लेकिन ये धोखा खा गए और कर क्या बैठे, पॉलिनेशन। क्या कर बैठे, पॉलिनेशन कर बैठे, है ना। यही चीज लिख रहा था, याद रहेगा। तो ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। ये हमारा चैप्टर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। हम आपको कुछ चीजें डायग्राम भी दिखा दे रहे हैं। अब हम कल जो है बच्चों नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब ये भी आप देखिए कितने लोगों को दिख रहा है ना। म्यूचुअलिज्म आपको दिख रहा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, है ना। ट्री, फिग ट्री और वयस्प के बीच में आप देखिए पॉलिनेशन बहुत झमाझम हो रहा है। और एक ये भी देखिए आप, बाकी डायग्राम नहीं है क्या। ये हुआ बच्चों चैप्टर कंप्लीट। बाकी हम लोग अगले टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग 5 बजे मिलते हैं लाइव। 5 बजे हम क्वेश्चन कराएंगे बच्चों, प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर चैप्टर के 6 चैप्टर हमने कवर किए थे क्रैश कोर्स में, उस 6 चैप्टर के हम क्वेश्चन कराएंगे। सभी लोग 5 बजे 5 PM पे तैयार रहिएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 90 to 100 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, बाय बच्चों।